आज हम लोग विज्ञान बायोलॉजी जो जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है, ये इसका पार्ट 4 अर्थात सर्जन चैप्टर हम लोग देखना चाहेंगे। थोड़ी सी एकदम सारांश के रूप में, क्योंकि डिटेल में पहले एक बार की है और सारांश के रूप में थोड़ा सा डील करना चाहेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखा जाएगा। ठीक है, तो आप यह स्पष्ट रूप से जान रहे हैं कि उत्सर्जन, ये उत्सर्जन क्या होता है। आपको पहली कक्षा में पहले अध्याय में भी पढ़ने होंगे। अब इस चैप्टर में भी थोड़ा सा हम लोग उत्सर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो भोजन करते हैं, जीवन को चलाने के लिए जो भोजन करते हैं, इन भोजन में सारे चीजों की आवश्यकता हमें नहीं है। इनके कुछ पोषक तत्वों की जरूरत है जो वह भोजन में मौजूद रहता है। तो उसी तरह से जो हम लोग विभिन्न प्रकार के भोजन को करते हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सारी चीजें जो हमने भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो इसके उपरांत उपापचयी क्रियाएं क्या होती है? उपापचयी क्रियाएं होती है। तो उपापचयी क्रिया होने के बाद यह ग्लूकोज, वसा, अम्ल, ऑक्सीकरण और प्रोटीन, ये सारे विखंडन हो जाता है। और विखंडन होने के बाद उपापचयी क्रियाओं के बाद ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो शरीर के लिए जरूरत नहीं होता है। वह उत्सर्जित पदार्थ है और वह उत्सर्जित पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेगा तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा, हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। अब छोटी सी मामूली सी बीमारी को लीजिए, सर्दी जुकाम होता है ना, उसके पहले आपको क्या होता है कि कब्जियत हो जाता है, अर्थात लैट्रिन खुलासा नहीं होता, ऐसा देखते हैं। और इसी वजह से आपको सर्दी और जुकाम होने लगता है। देखते होंगे वह अपशिष्ट जो हमारे शरीर के अंदर फंस करके रह जाता है, तो हमारे शरीर को क्षति करने लगता है, रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब आप उत्सर्जित पदार्थ के बारे में जान गए होंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अनावश्यक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और वह जो अनावश्यक पदार्थ का निर्माण होता है वही उत्सर्जित पदार्थ कहलाता है। अब बात आती है उत्सर्जन क्या है। तो बिल्कुल आसान है कि जीव जितने भी है, चाहे ऐसा नहीं कि मानव ही, जानवर हो, मानव हो, कीड़े मकोड़े हो, कोई भी चीज है, तो जीवों के शरीर से जो उपापचयी क्रिया हुआ, उसके बाद में जो उत्पन्न अपशिष्ट है, उसका जो निष्कासन होता है उत्सर्जन कहते हैं। और मुख्य रूप से उत्सर्जन हमारा कई तरह की चीजें हैं। जैसे आप क्या बोलते हैं कि मल के द्वारा हमारा मल जो बाहर होता है, ये मल द्वारा
वृक्क से संबंधित है। जैसे मूत्राशय से हम मूत्र के द्वारा बाहर निकालते हैं अपशिष्ट है वो, जो कि आपने देखते हैं जो मूत्र त्याग करते हैं उसमें यूरिया है, ठीक है। तो बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन हम तो ग्रहण कर रहे हैं जल, लेकिन वहाँ तो अपशिष्ट हुआ बना। तो इस प्रकार से उत्सर्जन की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता। क्या याद रहा? तो उत्सर्जन की परिभाषा आप समझ गए? बोलिए तो उत्सर्जन क्या है? अब देखिए, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर को जल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जल नहीं है तो कोई काम का नहीं है। शायद मैंने कभी बताया होगा कि जब उल्टी और लैट्रिन होने लगता है तो कहता है क्या है कि इसको पानी चढ़ाओ, अर्थात डायरिया जैसे नाम सुने होंगे, हो जाता है तो उसको पानी चढ़ाया जाता है, तो वह निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके शरीर में जल की कमी हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ देखना इस बात को जल के बारे में देख रहे हैं कि हमारे शरीर में भी अधिकांशतः ब्लड जितना है उससे ज्यादा कहीं पानी है, और ये जल की जरूरत हमारे शरीर को बहुत ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि जल संतुलन क्या है? एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाती है कि जल संतुलन क्या है? तो जल संतुलन क्या है? शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होगा वही जल संतुलन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं? लिख लेंगे कि शरीर में जल की शरीर में जल की, तो आप जल संतुलन के बारे में समझ गए कि शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है उसे जल संतुलन कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? लिख लेंगे जल संतुलन क्या है? अब देखिए एक छोटी सी बात कि एमिनो अम्ल, अगर एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो क्या बनता है? यूरिया, यूरिकम, क्या क्या बनता है? कहीं कोई दिक्कत है? अब बात आती है कि इसके अलावे हम लोगों को ये देखना है कि मनुष्य जो है इसमें उत्सर्जीय अंग क्या क्या है, उत्सर्जन किसके किसके द्वारा होता है। तो सबसे पहली बात है कि वृक्क सबसे अहम भूमिका है उत्सर्जन अंग में। तो वृक्क से जो संबंधित है रचनाएं उत्सर्जन का अंग, उसमें से है मूत्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, मूत्राशय, क्योंकि मूत्र के द्वारा हम अपशिष्ट को बाहर करते हैं। 2 गिलास 4 गिलास 5 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं और मूत्रमार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। ऐसे पसीना के द्वारा भी निकलता है, वह भी उत्सर्जन ही है, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो मनुष्य है उसके शरीर में जो वृक्क है उसकी संख्या कितनी होती है? 2। में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है किसमें? मनुष्य शरीर में। और इस वृक्क की जो आकार होती है वह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा होता है।
और मोटाई अगर देखा जाए तो उस वृक्क की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, याद रहा कि वृक्क की लंबाई कितनी होती है? 5 से 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक। 2.5 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक उसकी मोटाई होती है, वृक्क की मोटाई होती है। लंबाई 10 और चौड़ाई 5 से 6 और ऊंचाई 2.5 से 4 मीटर। कोई दिक्कत? ये वृक्क की बात बताए। अब बात है कि वृक्क जो है, आप इसको भी स्पष्ट रूप से जानिए कि ये जो वृक्क है उसमें से जो अंग है, धमनी है, सीरा है, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है, मूत्रमार्ग है, जो कि आपके किताब में चित्र नंबर 4.1 को देखेंगे तो आपको ये वृक्क का अर्थात मानव जो मूत्र तंत्र है उसका बनाया गया है और उसके बगल में ही वृक्क नालिका की संरचना भी दी गई है। ठीक है, अब फिगर को अभी बनाना उतना लेट हो जाएगा, समय को देखते हुए काम करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को जानिए कि वृक्क के जो भीतर एक नतोदर सतह होती है वह होता है हाइलम। क्या होता है? हाइलम। और यह जो हाइलम है इसी जगह में एक वृक्क का धमनी भी होती है। ठीक है, जिस जगह हाइलम होता है उसी जगह एक वृक्क धमनी होता है। और वृक्क धमनी वृक्क में जैसे ही प्रवेश करती है, धमनी और सिरा पड़े ना, तो वह जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही एक वृक्क सिरा निकलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें से कई प्रकार के जो है हमारे शरीर के अंदर वृक्क से संबंधित बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी वहाँ नहीं, हम लोग यहाँ देखना चाहेंगे कि जितने भी वृक्क है उसके हाइलम से एक मूत्रवाहिनी वृक्क से क्या निकलती है? मूत्रवाहिनी। हाइलम से। और यही वृक्क के जो हाइलम है इसको हमें सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। हाइलम होता है, हाइलम ये जो हमारी किडनी है ना उसके नतोदर सतह में होती है, नीचे होती है। ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ हुआ रहता है। इस प्रकार पाइप में आप नीचे फिल्टर डालते हैं, उसी प्रकार से ये ऊपर फिल्टर है तो नीचे मार्ग है, मूत्र मार्ग नीचे है, उसके नीचे हाइलम है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मूत्रवाहिनी है। अब देखिए होता क्या है कि वृक्क से बाहर ये आपको फिगर देखिए, मूत्राशय जो है वो एक नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, और मूत्र मार्ग एक नली की तरह होता है। चलिए हम लोग उसको देखना चाहेंगे कि ये जो मूत्राशय है इसके पीछे वाला भाग जो मूत्राशय है उसके पिछले भाग से एक नली निकलता है जिसको कि हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, और मूत्र मार्ग मूत्रद्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। जो शरीर है शरीर के बाहर निकल जाता है जिसके कि मूत्र हम लोग त्याग करते हैं। ठीक है, और मूत्रवाहिनी मुख से मूत्र मार्ग के त्रिकोणीय क्षेत्र को मूत्राशय का ट्राइगोन बोलते हैं। ट्राइगोन, और यह ट्राइगोन हमारे एक जनन अंग का तंत्र के रूप में माना जाता है। दूसरों में जो शुक्राणु निष्कासित होता है वही ट्राइगोन से होता है। मादा में भी जो भाइगोनी से
योनि से होते हुए जो अंडाणु ये शुक्राणु का प्रवेश द्वार है वह ट्राइगोनी। तो इस प्रकार के अगर इस प्रकार से हम लोग देखें तो ये वृक्क की आंतरिक अगर संरचना के बारे में समझे तो वृक्क की आंतरिक संरचना में सबसे बड़ी बात है कि उत्तक और अरेखित ऐसी से बना हुआ एक कैप्सूल आकार का ढका होता है और वह जो कि बाहर प्रतस्थ भाग होता है और उसके भीतर जो होती है वह अंतस्थ भाग है। ये एक पिरामिड की तरह हो जाता है, शंकु के आकार का बन जाता है और ये नेफ्रॉन नलिकाएं ये भिन्न प्रकार से नलिकाएं निकलने लगती है। इसीलिए कहा भी गया है कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। इसी वजह से नेफ्रॉन को संरचना का भी और क्रिया करने के लिए भी दोनों के लिए ये बहुत जरूरी है। एक इकाई के रूप में माना जाता है, एक आधार के रूप में माना जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। कोई दिक्कत है? अब देखिए नेफ्रॉन की जो संरचना है, एक जो वृक्क है, एक वृक्क में लगभग 10 लाख वृक्क नलिकाएं होती है, नेफ्रॉन होती है। एक वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। छोटी छोटी जो मनी होती ना 10 लाख होता है। एक तनी मनी नस में बहुत सारे वृक्क में उतना नेफ्रॉन है 10 लाख। हाँ क्या नेफ्रॉन ये नलिका। अब देखिए इसी में से जो ये वृक्क है इसका जैसे जैसे आरंभ होता है तो प्याला जैसा इस प्रकार के आप तस्तरी देखते हैं ना, ये प्याले जैसे एक मोमेंट संपूर्ण होता है। हाँ, और यही मोमेंट संपूर्ण आगे चल के एक कोशिका गुच्छा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मेगापुलियन यही भिन्न भिन्न प्रकार के चीजों को दुरुस्त करके ये सारी संरचना एक अवरोही राह पर चला जाता है। और इस प्रकार से वृक्क की जो कार्य है वह 3 में विभक्त किया है। एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक ट्यूबुलर प्रोडक्शन और तीसरा जो है वह है ट्यूबुलर श्रावण। ये 3 प्रकार के कार्य करते हैं। ठीक है, और अगर इसी चीज में हम देखें तो आपने कभी कभी सुना होगा क्या, अच्छा एक बात और थोड़ा सा याद रख लें हम लोग, ये जो मूत्र कर रहे थे हम लोग, तो ये मूत्र की जो बनावट है अभी मूत्र मार्ग के बारे में नहीं बताया उत्सर्जन अंग के रूप में कि मूत्र भी एक उत्सर्जित पदार्थ है, मल भी एक उत्सर्जित पदार्थ है। तो हम लोग ये जान लें कि मूत्र की जो बनावट होती है वो कैसे होती है, वो क्या है। ठीक है, तो मूत्र में जब तो है यूरिया है और सोडियम क्लोराइड विद्यमान है। ठीक है, क्या क्या जल ये सारे अगर एक मनुष्य 24 घंटे में अगर एक मानव है वह 24 घंटे में 80 से लेकर के 100 ग्राम अगर प्रोटीन का ग्रहण करता है, भोजन के रूप में लेता है, तो उनके मूत्र का प्रतिशत मात्रा होगा 90% उसमें से जल होगा और
2% ठोस पदार्थ है, जिसमें से क्या 96 हो गया जल और 4% ठोस है, जिसमें आपको अभी जो सोडियम क्लोराइड बोले, यूरिया बोले, ठीक है, अन्य पदार्थ की चीजें वो सारे 4% में ही है। ये यूरिया है 2% और बाकी जो 2% बचा इसी में से सारा चीज है। समझ में आया? अब बात आती है कि यह जो यूरिया है, ठीक ना, यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक उत्पाद है और अगर ये मेटाबॉलिज्म का उत्पाद के रूप में यूरिया प्रोटीन में नहीं होता, यूरिया प्रोटीन ये दोनों जो चीज है ये मेटाबॉलिज्म का उत्पाद नहीं होता, तो आज जो भिन्न भिन्न रूपों में उनके तैदाद होने के बाद भी वह भिन्न भिन्न प्रकार से जनन करने योग्य हो रह जाते हैं, योग्य होते हैं, वह नहीं होता, ठीक ना। और इतना ही नहीं, यह जो एमिनो अम्ल है यह एमिनो अम्ल से निर्मित होता है और यूरिया की जो सामान्य मात्रा है वह सामान्य मात्रा 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम होता है, ठीक है। समझ में आया कि यूरिया की जो अगर सामान्य मात्रा देखा जाए तो उस सामान्य मात्रा में 100 ml अगर ले तो 100 ml में 3 मिलीग्राम क्या आएगा? 100 ml में 30 मिलीग्राम ही यूरिया पाया जाएगा। हाँ, अब देखिए उसी में से बहुत सारे चीज है, जैसे यूरिक अम्ल है, तो उस तरह से हम लोग कई इतना वीडियो देखने में बहुत लंबे समय चल जाता है, इसलिए शॉर्ट में चल जाए। अब हम लोगों को क्या देखते हैं कि कभी कभी हमारा एक काम करना बंद कर देता है, तो एक ब्रिक अगर काम करना बंद कर दे तो हम लोग क्या करते हैं कि डायलिसिस मशीन के द्वारा, एक कृत्रिम ब्रिक के द्वारा काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें रक्तचाप है, हेमोडायलिसिस है, ये सारी चीज़ तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। अब इस तरह से हम लोगों को पादप में जो उत्सर्जन होता है पेड़ पौधे में, हम लोग अभी तक देख रहे थे मानव में, तो पादप में जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे किसी से पत्ते के द्वारा होता है, किसी में छाल के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जैसे गोंद है, लेजिन है, लैटेक्स है, ये सारे चीज़ों से पादप में उत्सर्जन लट्ठा जो नहीं कहता, बबूल के गाछ में देखना, चीड़ के गाछ में देखना, सीना के गाछ में देखना, ये सारे चीज़ों में दिख रहा है ना, वह उत्सर्जित पदार्थ ही है। अब हम लोगों का आज इतने के लिए यहाँ समाप्त होती है। जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव को भी एक बार गौर करेंगे, देखेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव में क्या है। तो